4 जून को लगे सदमे से बीजेपी धीरे धीरे उबरने की कोशिश कर रही है। इस बार बीजेपी को 2019 की तुलना में 63 सीटों का सीधा नुकसान हुआ है। 303 सीटों से सिमटकर बीजेपी के खाते में सिर्फ 240 सीटें ही आई। पार्टी को सीटों के मामले में सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां बीजेपी ने हार के बाद मंथन किया, जो अब एक समीक्षा रिपोर्ट की शक्ल में सामने आ चुका है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वो कौन से मुद्दे थे जिनकी वजह से 10 साल बाद बीजेपी को हार का ऐसा मुंह देखना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। तो कहा जाता है कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, जो गलती करते हैं उससे सीख नहीं लेते, उसे दोहराते रहते हैं। दूसरे, जो गलती से सीख लेते हैं उसे दोहराते नहीं हैं फिर कभी। और तीसरी तरह के लोग दूसरों की गलती से सीख लेते हैं और फिर खुद कभी गलती नहीं करते। तो बीजेपी अभी अपनी गलती से सीख लेने के दौर से गुजर रही है। बीजेपी ने 2024 में कई बार मुद्दों को नजरअंदाज किया, जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। यूपी में पार्टी की खामियों पर एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं उन पर हम सिलसिलेवार तरीके से आज विश्लेषण करेंगे। खराब चुनाव रिजल्ट को लेकर बीजेपी ने 80 सीटों की जो समीक्षा रिपोर्ट तैयार की है, उन सभी सीटों से एक कॉमन बात निकलकर सामने आई है, और वो ये कि स्थानीय सांसद से जनता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ती जा रही है। साथ ही आरक्षण खत्म करने, संविधान बदलने जैसे बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों और लगातार लीक हो रहे भर्ती परीक्षाओं के पेपर ने आग में घी का काम किया। बीजेपी ने जातीय समीकरण साधने के लिए यूपी में छोटे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किया। जाट वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय लोकदल, कुर्मी वोट बैंक के लिए अपना दल, निषाद वोट बैंक के लिए निषाद पार्टी और राजभर वोट बैंक के लिए सुभाष सपा से अलायंस किया बीजेपी ने। जाति आधारित क्षेत्रीय दलों से गठबंधन के बाद बीजेपी के नेताओं को उम्मीद थी कि चुनाव में कम से कम 70 सीटें और 55% वोट शेयर उनका गठबंधन हासिल कर ही लेगा। लेकिन जब 4 जून को आए नतीजे, तो चुनाव परिणाम ने लखनऊ से दिल्ली तक पार्टी के नेताओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एनडीए की सीटें 2019 के मुकाबले 64 से घटकर 36 रह गई। बीजेपी ने 33, आरएलडी ने 2, अपना दल ने 1 सीट पर जीत हासिल की। वहीं सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 और आजाद समाज पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की। सीटों का नुकसान ही था जो बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल करने से 33 सीटें पीछे रह गई और उसकी गाड़ी 240 सीटों पर आकर रुक गई। समीक्षा रिपोर्ट में यह बात खुलकर सामने आई कि सांसदों के खिलाफ जनता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी। कार्यकर्ता इसलिए भी नाराज थे कि थाना तहसील में उनकी सुनवाई ही नहीं हो रही। इसी वजह से नाराज कार्यकर्ताओं ने पहले की तरह पूरी शिद्दत के साथ काम ही नहीं किया। बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, इटावा, एटा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर समेत कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सांसद और विधायकों की आपसी खींचतान से भी हार का सामना करना पड़ा। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान ही सांसद और विधायकों के बीच टकराव शुरू हो गया था। विधायकों की शिकायत थी कि सांसदों ने चुनाव में उनके विरोध में जाकर काम किया। जानकार मानते हैं कि अगर पार्टी की ओर से समय रहते इस विवाद का हल निकाल लिया जाता तो 5 से 7 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत सकती थी। यूपी की 5 वीआईपी लोकसभा सीटें ऐसी थीं जहां सांसदों और विधायकों की आपसी खींचतान में पार्टी चुनाव हारी। सबसे पहले बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सीट की करते हैं। तो संजीव बालियान तीसरी बार चुनावी मैदान में थे, लेकिन 2022 में चुनाव हारे संगीत सोम से उनका सीधा टकराव था। संगीत सोम का आरोप है कि बालियान ने उन्हें चुनाव हराने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं 2024 में हार के बाद यही आरोप बालियान ने सोम पर लगाया। बालियान ने कहा कि सोम ने सपा के प्रत्याशी को चुनाव लड़वाया, जिसकी वजह से उनकी हार हुई। चलिए अब बात करते हैं यूपी की दूसरी वीआईपी सीट अयोध्या की। भले ही इस लोकसभा सीट का नाम फैजाबाद सीट है, लेकिन विपक्ष लगातार इसे अयोध्या सीट कहकर हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। इस सीट पर बीजेपी की पहली बार हार नहीं हुई है, लेकिन राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी की हार पर देश ही नहीं, विदेश में भी खूब चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह का भी विधायकों से टकराव था। लल्लू सिंह लोगों से भी नहीं मिलते थे, उपलब्धि नहीं होते थे। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और उनकी पार्टी के पदाधिकारियों से उनकी नाराजगी भी हार की वजह बनी। वहीं कहा जा रहा है कि बस्ती में बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी की चुनाव में हार की वजह उनका स्थानीय विधायकों से विवाद था। विधानसभा चुनाव में हरीश द्विवेदी ने बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध किया था। विधायकों ने लोकसभा चुनाव में उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालत यह हुई कि हरीश द्विवेदी ने हरिया से बीजेपी विधायक अजय कुमार सिंह की शिकायत की। पार्टी ने अजय कुमार सिंह को चुनाव के दौरान दूसरे जिले में संगठनात्मक जिम्मेदारी देकर बस्ती से दूर कर दिया। एटा में इसी तरह का आलम रहा। बीजेपी प्रत्याशी राजवीर सिंह और विधायक ममतेश शाक्य का सीधा टकराव था। ममतेश के अलावा भी दूसरे विधायक भी राजवीर के समर्थन में नहीं थे।
नतीजा, पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। सहारनपुर में भी बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल और विधायक राजीव गुंबर के बीच विवाद रहा। राघव लखनपाल अभी भी पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी हार के लिए स्थानीय विधायकों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कन्नौज में अखिलेश यादव के सामने चुनाव हारने वाले बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक का भी हाल कुछ इसी तरह का है। कहा जा रहा है कि स्थानीय विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों से उनके टकराव की वजह से ही पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं कहा जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा बीजेपी समर्थित मतदाताओं से ज्यादा विपक्षी दलों के समर्थकों को मिला। बीजेपी चाहकर भी अपने समर्थकों को योजनाओं का फायदा नहीं दिला सकी। इस वजह से बीजेपी समर्थकों में भारी नाराजगी थी। एक बात और निकलकर सामने आई है, अब की बार 400 पार के नारे से कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में आ गए। इससे उनकी कार्यशैली पर बहुत असर पड़ा। कहा जा रहा है कि चुनाव के बीच विवादित बयान के चलते बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को चुनावी जिम्मेदारी और उत्तराधिकारी पद से हटा दिया। इससे बीजेपी विरोधी वोटर्स में संदेश गया कि बसपा बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, जिसके चलते बीजेपी विरोधी जो वोट बसपा को जाना था वो इंडी गठबंधन में चला गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बीते हफ्ते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भूपेंद्र चौधरी ने मोदी और नड्डा को यूपी लोकसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा रिपोर्ट सौंप दी। समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया कि दलितों में पासी, कोरी, सोनकर, धोबी और पिछड़ों में कुर्मी, मौर्य, शाक के निषाद वोट भी बीजेपी से खिसककर सपा में चला गया। ये भी बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह रही। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि क्षत्रिय समाज की नाराजगी की वजह से पूर्वांचल, पश्चिम, अवध और बुंदेलखंड की सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ। पूर्वांचल में भूमिहार वोट बैंक का छिटकना भी पार्टी की हार की वजह रहा। जहां जहां बसपा के प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़े वहां बीजेपी की जीत हुई। जहां बीएसपी कमजोर रही वहां बीजेपी हार गई। सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस, सपा ज्यादा एक्टिव रहे, जिसकी वजह से बीजेपी लगातार पिछड़ती रही और बाद में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यूपी में कई बीजेपी समर्थित वोटरों ने आरोप लगाया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं था। इस वजह से भी बीजेपी की कई सीटों पर हार। खैर, समीक्षा रिपोर्ट में जो खामियां निकलकर सामने आई हैं उनको दूर करने के लिए बीजेपी क्या कुछ करेगी, ये बहुत मायने रखता है। वरना कितनी ही समीक्षा रिपोर्ट आई हैं, ठंडे बस्ते में चली गई, हुआ कुछ नहीं। खामियां कांग्रेस में भी थी। 2014 में हार के बाद एके एंटनी की रिपोर्ट में कहा गया था कि हिंदू धर्म से दूरी पार्टी की हार की बड़ी वजह है। इसके बाद कांग्रेस ने अपना स्टैंड बदला और हिंदू धर्म से दूरी को मिटाने की कोशिश की। ऐसे में बीजेपी अपना खोया जनाधार पाने के लिए अपनी तरफ से क्या कुछ सार्थक प्रयास करती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।